वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज द लेक्चर 32 ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीरीज। और आज के लेक्चर में हम डू वाइल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स को देखने वाले हैं। आज हम 5 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं विथ रियल लाइफ यूज केसेस। मतलब हम रियल कोड जैसे लिखा जाता है वैसे हम कोड लिखेंगे, साथ ही हम उन कोड को ड्राई रन भी करके देखेंगे, जिससे कि हमारी लॉजिक बिल्डिंग एकदम क्लियर हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि हमारे जो प्रोग्राम्स है वो मेमोरी के अंदर कैसे वर्क करते हैं और एक्चुअल में प्रोग्राम्स हम कैसे बनाते हैं, रियल प्रोग्राम्स को हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ डिजिट। हम सबसे पहले एक नंबर लेंगे यूजर से और उस नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। मतलब जैसे मान लो यूजर ने 142 नंबर दिया है तो वह हम 1 × 4 × 2 इस टाइप से उस नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे। नाउ सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ डिजिट। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक नाम का वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का, और साथ ही हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं प्रोडक्ट वेरिएबल, क्योंकि हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट के अंदर हम इनिशियली 1 वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। देखो हमने जब सम निकाला था पिछले वाले लेक्चर में तो वहाँ पे हमने सम के अंदर 0 वैल्यू इनिशियलाइज की थी, लेकिन यहाँ पर हम 1 कर रहे हैं। अब इस चीज़ के पीछे भी एक लॉजिक ही होता है। हमने यहाँ पे 1 इसलिए इनिशियलाइज किया है क्योंकि हम जब 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्चुअल में 0 ही हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ पे 1 को इनिशियलाइज करना पड़ा। नाउ सबसे पहले हम यूज़र से एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, इंटर दी वैल्यू ऑफ नम। नाउ हम स्कैनएफ की हेल्प से नम की इनपुट वैल्यू लेते हैं %d %num। नाउ अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा डू लिखते हैं, डू एंड डू के अंदर हम हमारे जो प्रोग्राम का लॉजिक होता है वो लिख देते हैं। हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो भी हमारा नम होगा वो, और साथ ही हम मॉड्यूलो निकाल देंगे मॉड्यूलस 10। ये रिमाइंडर निकाल देंगे हमारे नंबर का, और साथ ही हम नम डिवाइड इक्वल टू 10 ये कर देंगे। नम डिवाइड इक्वल टू 10 क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 का। तो हम शॉर्टकट हमें अधिकतर यूज़ करने चाहिए। अभी के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। नाउ ये तो हो गया हमारा लॉजिक। अब हम हमारी कंडीशन लिखते हैं। हमारी कंडीशन क्या होगी कि जब तक हमारा नम इज ग्रेटर देन 0 होगा तब तक जो हमारी कंडीशन है वो चलती रहनी चाहिए, हमारा लूप चलते रहना चाहिए। और हम लास्ट में स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर इज %d प्रोडक्ट। नाउ अगर हम अब इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करें तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा, सबसे पहले तो यूज़र को हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। सॉरी देखो मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया था, इसलिए हमारे पास में एरर शो हो गई है। नाउ यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक की है, वाइल नम ग्रेटर देन 0 प्रिंट एफ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर इज %d। यहाँ देखो यहाँ पे भी मैंने जो हमारे प्रोडक्ट वेरिएबल है उसको मैंने प्रोड ही लिया हुआ है, यहाँ पे भी प्रोड किया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रही है, एक्सपेक्टेड प्रिंट बिफोर प्रिंट, तो वाइल को हमने बंद नहीं किया था, ये हमारी एक मिस्टेक आ रही थी, सेमीकोलन हमने यूज़ नहीं किया था। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना ये हमें देखनी है। देखो मे भी अगर मेरे पास एरर आई थी तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोक के वापस से इसको रिकॉर्ड कर सकता था आपके लिए, ताकि मैं एरर आपको शो ना कर पाऊँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह क्या है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गलतियाँ हर किसी से होती है। देखो मैंने आपके सामने हैंड रिटन कोड लिखा, जब मैंने कोड लिखा तो मुझसे भी गलतियाँ हुई, और अगर मुझसे गलती हो रही है तो जाहिर सी बात है आपसे भी हो सकती है, और बहुत से बड़े बड़े कोड से भी गलतियाँ हुई है। जब मैं इंडस्ट्री में भी वर्क करता था तब भी हमसे ये छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती थी और हम इन्हें सोल्व करते थे। नाउ सपोज मैं 142 ही आपको लेके दिखाता हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 × 8 और 8 × 1 हम करेंगे तो क्या होगा, 8 ही आएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 8।
नाउ अभी अगर मैं इसे आपको ड्राई रन करके दिखाऊं, एक सेकेंड, मल्टी कमेंट ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक नम नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने 142 ले लिया। एक प्रोडक्ट इक्वल टू हमने क्या कर दिया है, अभी के लिए 1 कर दिया है। नाउ अब हमारी कंडीशन क्या थी, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब 1 मल्टीप्लाई हमारा नम 142 मॉड्यूलो 10। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा 124 मॉड्यूलो 10 का मॉड्यूलो निकल जाएगा। तो इसका मॉड्यूलस हमारे पास में क्या निकल के आएगा, हमारे पास में आएगा 4 एंड देन 4 मल्टीप्लाई 1 हम करेंगे तो हमारे पास में आंसर में 4 ही आएगा। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और हमारे नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 142 डिवाइड बाई 10 अगर हम करेंगे तो हमारे पास में फिर आंसर में क्या बचेगा, 14 बचा होगी। 14 टाइम्स में 14 10 140 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास में यहाँ पे 2 आएगा और 2 मल्टीप्लाई हम 1 करेंगे तो हमारे पास में 2 बचेगा। नाउ 14 आ जाएगा। देन अगेन हमारा जो कंपाइलर है वो चेक करेगा कि 14 ग्रेटर देन 0 है, हमारी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। देखो यहाँ पर भी उसने चेक ही किया था पहले कि क्या 142 ग्रेटर देन 0 है। जब वैल्यू ट्रू हुई हमारी तब हमारा ये आउटपुट रन हुआ था, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 14 मॉड्यूलो 10। अब 14 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो हमारे पास में आउटपुट में 4 बचेगा और 4 मल्टीप्लाई 2 होगा तो हमारे पास में 8 आ जाएगी प्रोडक्ट की वैल्यू। और नम इक्वल टू हमारे पास में 1 बच जाएगा क्योंकि 1 टाइम में हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया था, 14 डिवाइड बाई 10 किया था तो 1 टाइम में 10 आ गया था और 4 हमारे पास में रिमाइंडर आ गया था। नाउ अगेन चेक किया 1 ग्रेटर देन 0 है, वैल्यू ट्रू हो गई। अब प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 8 मल्टीप्लाई 1 मॉड्यूलो 10। और जब हम 1 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर में 1 आएगा और जब हम 1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हमारे पास में आउटपुट में आ जाएगा 8। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और नम इक्वल टू जब हम 1 डिवाइड बाई 10 करते हैं तो हमारे पास में 0.1 आता है। और चूंकि हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लिया है इसलिए पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होगी वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा और हमारे पास में क्या बच जाएगा, 0 वैल्यू बच जाएगी। नाउ अब अगर हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 1 हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और हमारा हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा 8। तो इस टाइप से ये प्रोग्राम सोल्व होते हैं और ये हमारा जो लॉजिक है। नाउ हम एक और प्रोग्राम देखते हैं, सी प्रोग्राम टू चेक इफ द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि क्या हमारा नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम मतलब कि उल्टा सीधा एक समान। इस प्रोग्राम को हमने वाइल लूप से भी करके देखा था, इसको हम डू वाइल से भी करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सी प्रोग्राम टू चेक इफ द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। और हम इस पूरे कोड को रिमूव कर देते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूँ पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं। सपोज मैंने आउटपुट में 1 to इनपुट में सपोज मैंने 1 to 1 दिया है और अगर हमारे आउटपुट में भी 1 to 1 आ रहा है तो मेरा नंबर पैलिंड्रोम है। मतलब कि जो आगे से भी सेम हो और पीछे से भी सेम हो, जिसको आगे से पढ़ने पे भी सेम लगे पीछे से पढ़ने पे भी सेम लगे, वो हमारे पैलिंड्रोम नंबर होते हैं। जैसे 1 to 4 अगर मैं लूँगा तो वो हमारा पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा क्योंकि पीछे से पढ़ने पे वो क्या हो जाएगा, 4 to 1 हो जाएगा। तो वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, ये पैलिंड्रोम नंबर है। नाउ सबसे पहले मैं एक तो नाम की वेरिएबल ही ले लेंगे क्योंकि हमें नाम तो निकालना ही है। साथ ही हम इसको रिमूव कर देते हैं। एक सेकंड, मैं नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। साथ ही हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसमें कि हम हमारी जो नाम की वैल्यू होगी उसे हम अभी के लिए स्टोर कर देंगे ताकि हम बाद में चेक कर सकें कि हमारा जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। साथ ही हम एक रिवर्स नंबर ले लेंगे क्योंकि हमें रिवर्स में भी देखना है और अभी के लिए हम रिवर्स की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। साथ ही हम यूज़र से जो हमारा नाम है उसकी वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम डू लिखते हैं। डू के अंदर हम हमारा लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक में हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें रिवर्स नंबर निकालना है। तो रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई हम 10 करेंगे, साथ ही हम एडिशन करेंगे नम मॉड्यूलो 10 का। देखो यहाँ पे हमने 2 लॉजिक्स लगाए। एक तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि रिवर्स मल्टीप्लाई हम 10 करेंगे, साथ ही हम मॉड्यूलस निकालेंगे नंबर का।
और फिर जो वैल्यू आएगी उनको हम सम कर देंगे। और एक हम नम डिवाइड इक्वल टू 10, हम नम को डिवाइड करते जाएंगे 10 से। मैं ड्राई रन को भी रिमूव कर देता हूँ। नाउ अब हम हमारी कंडीशन लगाते हैं, वाइल जब तक कि मेरी नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तब तक हमारा जो लूप है वो चलता रहेगा। एंड अब हम चेक करेंगे, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक की है। एक काम करते हैं हम, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे नहीं, हम इनपुट लेने के बाद में जो हमारी टेम्प के वैल्यू है, टेम्प वेरिएबल है, उसके अंदर हम नम को ऐड कर दे, नम की वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ हमारे जो टेम्प की वैल्यू है, जो टेम्प के अंदर हमने नम की वैल्यू दी थी, वो इक्वल टू रिवर्स है या नहीं है। जो रिवर्स नंबर हमारे पास में आएगी वो अगर है तो हमारा वैल्यू का मैं क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ द नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर, ये हम प्रिंट करवा देंगे। और अगर नहीं है एल्स तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। नाउ अगर हम मैं इसे कंपाइल करके रन करके आपको दिखाऊं तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आना चाहिए, एक सेकेंड। सबसे पहले तो हम एक बार 1 to 1 लेके देखते हैं और चेक करते हैं तो हमारे पास में क्या आ गया, द नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। नाउ अगर मैं आपको एक 1 to 4 लेके दिखाऊं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। अब इसको भी मैं अगर आपको ड्राई रन के दिखाऊं, वैसे तो इस प्रोग्राम का ड्राई रन हमने वाइल लूप के अंदर किया था, बट हो सकता है कोई नए यूजर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो उनके लिए ये सफिशिएंट हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए कि उन्हें भी पता चल जाए कि ये जो प्रोग्राम है वो कैसे ड्राई रन होता है, कैसे मेमोरी के अंदर वर्क करता है। ना सबसे पहले देखो हमारे पास में क्या है, एक नम की वैल्यू है, एक टेम्प है और एक रिवर्स है। तो नम इक्वल टू हमने क्या लिया है 1 to 1, टेम्प के अंदर हमने अभी के लिए क्या स्टोर कर दिया है, नम की वैल्यू जो कि 1 to 1 है, और एक हमने रिवर्स लिया है जिसके अंदर अभी के लिए हमने 0 स्टोर कर दिया है। ठीक है, नाउ हमने कंडीशन क्या लगाई है कि रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस नम मॉड्यूलो 10। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारी कंडीशन चेक होगी कि क्या हमारी, सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट टाइम में होता है वो डू के अंदर कंडीशन चेक नहीं होती है। सबसे पहले जो डू होता है वो हमारा काम कर देता है। तो नाउ सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे रिवर्स के अंदर क्या है, 0 है, मल्टीप्लाई 10 प्लस नम के अंदर 1 to 1 मॉड्यूलो 10। नाउ अब देखो जब हम 1 to 1 का मॉड्यूलो निकालेंगे तो हमारे पास में आउटपुट में क्या बचेगा, रिमेनिंग हमारे पास में जो उसका मॉड्यूलस निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। साथ ही प्लस उसके पहले हम 0 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए अभी के लिए हमारे रिवर्स के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। और जब हम नम डिवाइड इक्वल टू 10 करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 1 to 1 डिवाइड 10 अगर हम करेंगे तो हमारे पास में 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 टाइम्स में हमारा 1 to 1 सोल्व हो जाता है। नाउ अब हम वापस से चेक करेंगे कि 12 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन हमारी ट्रू है, फिर से वो डू के अंदर जाएगा, फिर सेम काम होगा, रिवर्स इक्वल टू, अब हमारे रिवर्स की वैल्यू क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई हम 10 करेंगे प्लस हम क्या करेंगे 12 मॉड्यूलो 10 करेंगे। तो इस बार हमारे पास में क्या आएगा, जब हम 1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 12 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो हमारे पास में आउटपुट में क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो हमारे पास में 12 आ जाएगा। और जब हम नम की वैल्यू निकालेंगे तो जब हम 12 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास में आउटपुट में क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 1 टाइम में वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ अब वो चेक करेगा कि क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, वो फिर से हमारे डू के अंदर जाएगा और इस बार हमारे रिवर्स की वैल्यू क्या है, 12 है, हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 10 से करेंगे, साथ ही हम नम के हमारी क्या है 1 है, उसका हम रिमाइंडर मॉड्यूलो निकालेंगे, हाँ मतलब रिमाइंडर निकालेंगे तो 10 आएगा, सॉरी 10 से निकालेंगे
तो अब हमारे पास में क्या आएगा, 12 10 = 120 प्लस जब हम 1 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर में हमेशा 1 आता है। ये हमें पता है, ये बेसिक मैथ होती है। तो अब हमारे रिवर्स के अंदर आ जाएगा 1 to 1, और जब हम नम डिवाइड इक्वल टू 10 करेंगे, मतलब 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, 0.1 आएगा। और फिर से सेम रूल कि जब हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया है तो हमारा कंपाइलर पॉइंट के बाद की वैल्यू को इग्नोर कर देगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा। और अब अगर हम चेक करेंगे कि 0 ग्रेटर देन 0 है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, द नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि लास्ट में रिवर्स की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आई, 1 to 1 निकल के आई। और हमने नंबर क्या लिया था, 1 to 1 ही लिया था, जो कि हमारे टेम्प के अंदर था। और जब हमने उसको चेक किया इफ कंडीशन लगा के, तो हमारे पास में रिवर्स ही निकल के आया। देखो इस प्रोग्राम के अंदर अब आप समझना कि हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है। हमने एक तो हेडर फाइल का यूज़ किया है, एक हमने मेन फंक्शन का यूज़ किया है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। देन हमने डेटा टाइप का यूज़ किया है सेकेंड लेक्चर। देन हमने वेरिएबल्स का यूज़ किए हैं, वेरिएबल्स के अंदर कैसे वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं वो भी देखा है, और यूज़र से कैसे वैल्यू लेते हैं वो भी देखा है। हमने इनपुट आउटपुट फंक्शन को भी यूज़ किया है यहाँ पे, साथ ही हमने एम्परसेंड को भी यूज़ किया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी यूज़ किया है, सेमीकोलन्स को तो हमने यूज़ किया ही है। तो ये जो है हमारी 4-5 जो हमने फर्स्ट 4-5 लेक्चर्स पढ़े थे वो हो गए। देन हमने ऑपरेटर्स का यूज़ किया है, ऑपरेटर्स का यूज़ भी हमने करते सीखा था ऑपरेटर्स वाले लेक्चर्स में। देन हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े थे जिसमें हमने इफ एल्स वाई लेडर इफ ये सब पढ़े थे, हमने उन चीज़ों का भी यूज़ किया है यहाँ पे। देन हमने लूप्स पढ़े थे, लूप्स के अंदर हमने वाइल लूप पढ़ा था, डू वाइल लूप पढ़ा था, साथ ही हमने फॉर लूप भी पढ़ा था। तो अभी हमने क्या यूज़ किया है, डू वाइल लूप किया है। एक हम स्विच का यूज़ करना हमने सीखा था कंडीशनल स्टेटमेंट में, तो हम एक प्रोग्राम उसका भी इसी के साथ बना के देखेंगे कि डू वाइल लूप के अंदर हम स्विच का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखो जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है, अभी तक हमने कुछ 31 लेक्चर्स कवर कर लिए, ये हमारा 32 लेक्चर्स होने वाला है। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है हमने सारी की सारी 32 लेक्चर्स एक ही प्रोग्राम के अंदर करके देखे हैं। तो जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे इंटीजर जो हमने लिया है ये कंप्लीट लेक्चर बना था कि डेटा टाइप क्या होता है। वेरिएबल्स हमने सिर्फ इतना सा वेरिएबल है लेकिन इसके लिए भी हमने एक कंप्लीट लेक्चर बनाया था। इनपुट आउटपुट फंक्शन सिर्फ 2 लाइन के हैं लेकिन इनके लिए एक कंप्लीट लेक्चर हमें बनाना पड़ा था, क्योंकि हमें समझ में आता है जब हम पढ़ते हैं तो कि ये प्रिंटफ स्कैनफ क्यों यूज़ हो रहा है और ये कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने समझा था ये प्रिंटफ स्कैनफ यहाँ से आ रहे हैं हेडर फाइल से। हेडर फाइल को क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम इसके लिए कर रहे हैं। अगर हम कोई मैथ कैलकुलेशन करते तो हम यहाँ पे और भी दूसरी हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं इंक्लूड लगा के। इस मेन फंक्शन का क्या यूज़ है ये भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे हम इंट का यूज़ करते हैं, इसके साथ में हम और कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हम वॉइड का यूज़ कर सकते हैं, वो हम क्यों कर सकते हैं। ये रिटर्न जीरो का यूज़ हम क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी है। तो अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग से सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग से सीरीज़ देखिए ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए कि हम हेडर फाइल्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम इन चीज़ों को लिख रहे हैं, इनका क्या मतलब है। इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमने लिख तो दिए लेकिन ये प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस आए कहाँ से। हमने ये वाइल लूप डू वाइल लूप का यूज़ किया तो किया कैसे। हमने पहले डू क्यों लिखा, वाइल कंडीशन बाद में क्यों लगाई, कंडीशन लगाने के पहले ही हमने लॉजिक कैसे लिख दिया। देन हमने इफ एल्स का यूज़ कैसे किया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी जब आप लेक्चर्स देखोगे। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, सारे लेक्चर्स डिटेल में पढ़िए। और मैंने हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में पढ़ाई है आपको, बिल्कुल 0 to एडवांस लेवल तक मैं इस सीरीज को लेके जा रहा हूँ। इसलिए आप सब कुछ पढ़ के आइए और फिर इन लेक्चर्स को देखिए। और मेरी एडवाइस तो ये है कि जो भी प्रोग्राम्स मैं आपसे बनवा रहा हूँ सबसे पहले आप खुद से बना के देखिए। अगर आपसे नहीं भी बन रहे हैं तो आप प्रोग्राम बना लीजिए, प्रोग्राम बनाने के बाद में वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो मैंने ड्राई रन करवाया है ये आप खुद से कीजिए। अगर आप ड्राई रन तक खुद से करना सीख जाओगे ना तो आप ये समझो कि आप आधे लॉजिक्स बनाना तो सीख जाओगे। हमारे प्रोग्राम्स मेमोरी में कैसे वर्क करते हैं, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, सी प्रोग्राम टू प्रिंट फेबिनाकी सीरीज। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं
सी प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को रिमूव कर देते हैं। नम की वैल्यू तो देखो हमें चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो ये दिखा देता हूँ कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो फिबोनाची सीरीज ये होती है कि पिछले दो नंबर का एडिशन ही हमारा चलते जाता है। जैसे 0 से स्टार्ट होती है, फिर 0 और 1 दो तो हम रहते ही है, फिर 0 + 1 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 30 + 8 21, 21 + 30 34। तो इस टाइप से जो हमारी सीरीज है वो चलती ही जाती है। इन दो नंबर का ऐड आगे होगा, फिर इस नंबर का और अगले नंबर का ऐड आगे होगा। इस टाइप से फिबोनाची सीरीज चलती है। नाउ सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक नम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जो हम यूजर से एक वैल्यू लेंगे जिसकी हमें सीरीज बनानी है। साथ ही हमें ए नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम 0 स्टोर कर लेते हैं इस 0 के लिए, स्टार्टिंग 0 के लिए। साथ ही हम एक बी नाम का ले लेते हैं जिसके अंदर हम 1 स्टोर कर लेते हैं सेकेंड 1 के लिए। साथ ही हम एक सी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं टेम्पररी, अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी हो। साथ ही हम एक आई वेरिएबल ले लेते हैं लूप के लिए, जिसके अंदर हम इनिशियली 1 इनिशलाइज कर देते हैं। और हम इस पूरे कोड को रिमूव कर देते हैं। हम ड्राई रन को भी रिमूव कर देते हैं। नाउ हम यूज़र से क्या वैल्यू इनिशलाइज करा लेंगे, हम वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, हम नम की वैल्यू इनपुट करा लेंगे यूज़र से। नाउ उसके बाद में हम हमारा लॉजिक लिखे हैं डू के अंदर। डू सबसे पहले तो हम जो हमारा 0 है उसको प्रिंट कर देंगे, मतलब ए की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट एफ %d ए, ये हमारी ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में जो हमने सी लिया हुआ है एक वेरिएबल, जिसके अंदर हम a + b करा देंगे, क्योंकि हमें इन दो नंबर का एडिशन ही हमारा नेक्स्ट नंबर होने वाला है। इसलिए हमने एक सी नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम a + b करा देंगे। देन हम जो हमारी a के अंदर जो वैल्यू थी, जो हमारी b के अंदर जो वैल्यू थी उसको हम a के अंदर डाल देंगे, और जो हमारी c के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको हम b के अंदर डाल देंगे। हमारी वैल्यूज हमेशा राइट टू लेफ्ट स्टोर होती है, ये हमें हमेशा याद रखना। मतलब जो c के अंदर वैल्यू है वो b में स्टोर हो रही है, ना कि b के अंदर की वैल्यू c में। नाउ देन हम जो हमारा काउंटर है, हमारी जो i की वैल्यू होगी उसे अपडेट कर देंगे। हम i की वैल्यू क्या है 1 है, तो फिर हम उसे अपडेट करके 2 कर देंगे। नाउ और फिर हम हमारी कंडीशन लगा देंगे कि जब तक हमारी i <= हमारे नम वैल्यू है तब तक हमारा लूप चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना सही हमारा होता है फिबोनाची सीरीज। हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले तो प्रिंट करा दी a की वैल्यू को, देन हमने c के अंदर एक a + b का एडिशन करा दिया है, देन हमने b की वैल्यू को a के अंदर स्टोर कर दिया, c की वैल्यू को b के अंदर स्टोर कर दिया, और हमारे काउंटर को अपडेट कर दिया है। नाउ अब अगर हम इसे कंपाइल करके रन करें तो 1 सेकेंड थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज हमें 14 वैल्यू तक का फिबोनाची सीरीज निकालनी है, तो हमारे पास में क्या आएगा 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 44 144 233। अगर हम इसको थोड़ी सी स्पेस दे दे के हम प्रिंट कराएं, अगर हम यहाँ पे /n लगा दें, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा देते हैं। नाउ अब अगर हम कंपाइल करके रन करें तो हम 14 तक अगर प्रिंट कराएंगे तो हमारी क्या आ जाएगी 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233। और अगर हमें सेम लाइन के अंदर स्पेस देनी है तो हम /t का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि स्पेस के अंदर हमारी वैल्यूज प्रिंट होगी। कैसे प्रिंट होगी, सपोज अभी मैं 14 देता हूँ तो हमारी स्पेस आ जाएगी 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89, इस टाइप से। इसको भी हम एक बार ट्राई रन करके देखते हैं। ट्राई रन के लिए हम एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं 0 1 1 2 3। अब अगर हम इसको ट्राई रन करके देखें कि हमारे मेमोरी के अंदर कैसी चीज़ें वर्क कर रही है, तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास में क्या है, नम है a b c और i। अब नम के अंदर हमारे पास में अभी के लिए हमने क्या लिया था 5 लिया था, a के अंदर हमारी 0 है,
बी के अंदर 1 है, सी के अंदर अभी के लिए हमने ए प्लस बी कर देंगे, अभी के लिए तो खाली है, सपोज है ना, खाली मान लेते हैं, और आई के अंदर हमारी 1 है। नाउ हमारा लॉजिक क्या है, सबसे पहले तो हमने ए की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, तो ए इक्वल टू क्या प्रिंट हो गया, 0 हो गया। हमने बी को प्रिंट करा दिया, बी को भी प्रिंट करा दिया, तो बी इक्वल 1 हो गया। नाउ अब हमने क्या किया, सी इक्वल टू ए प्लस बी किया, तो सी इक्वल टू, सॉरी हमने अभी के लिए बी की वैल्यू को प्रिंट नहीं कराया था ना, सबसे पहले हमने सिर्फ ए की वैल्यू को प्रिंट कराया था, उसके बाद हमने सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया था। तो ए प्लस बी हमने क्या किया था, 0 प्लस 1, तो अब हमारे पास में सी के अंदर 1 आ गया। अब हमने क्या किया था, हमारी जो बी की वैल्यू थी, बी की कितनी थी, 1 थी, उसको हमने ए के अंदर स्टोर कर दिया, तो ए की 1 हो गई, और बी के अंदर हमने सी की वैल्यू स्टोर कर दिया, तो सी की भी 1 हो गई। फिर हमने अगेन हमारी कंडीशन चेक की, सॉरी हमने उसके बाद हमारे काउंटर को अपडेट किया था, तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन हमारी कंडीशन चेक होगी कि क्या हमारे जो 2 इज लेस देन इक्वल टू नम है, नम हमारा 5 है, तो अभी तक कंडीशन ट्रू है। फिर से चलेगा, फिर से हमारी ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अब ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी क्या है, 1 प्लस 1 है, तो अब सी के अंदर 2 आ जाएगा। फिर ए के अंदर बी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 1 आ जाएगी, बी के अंदर सी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2 आ जाएगी, और आई इक्वल टू फिर से 2 हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, फिर से कंडीशन रन करेगी, फिर से हम प्रिंट कराएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, c इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, तो a की 1 है, b की 2 है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, c आ जाए 3 आ जाएगा। देन a के अंदर b की वैल्यू आ जाएगी 2, b के अंदर c की वैल्यू आ जाएगी 3, और i इक्वल टू हो जाएगा 3। देन अगेन हमारा काउंटर रन करेगा, सॉरी कंडीशन चेक होगी कि क्या इस बार 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, फिर से वो रन करेगा। अब क्या होगा हमारे पास में, c इक्वल टू ए प्लस बी है, तो a की वैल्यू हमारे पास में 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगी, c की 5 हो जाएगी। a के अंदर क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, b के अंदर c की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 आ जाएगी। क्या i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन अगेन हमारी जो कंडीशन चेक होगी वो क्या होगी कि क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है। फिर से चलेगा, c इक्वल टू ए प्लस बी होगा, a के अंदर क्या है 3 है, b के अंदर 5 है, तो टोटल c की वैल्यू 8 हो जाएगी। देन a के अंदर हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, b की आ जाएगी, b की 5 थी, c के सॉरी b के अंदर क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी, c की 8 है। फिर हमारा काउंटर अपडेट हो जाएगा, i इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक हो गया, 5 इक्वल लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन अभी के लिए ट्रू है क्योंकि इक्वल तो है। फिर से c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, a क्या है 5 है, c क्या है 8 है, तो आउटपुट में 13 आ जाएगा। देन अगेन हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार, 8 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार, 13 हो जाएगी। लेकिन i इक्वल टू हमारा इस बार i इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर आउटपुट में क्या आ गया, आउटपुट में देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले हमने क्या प्रिंट कराया था, 0 प्रिंट करा दिया था, ठीक है, तो आउटपुट में 0 प्रिंट हुआ था। फिर हमारी a की वैल्यू क्या हुई थी, यहाँ से जब वापस a की वैल्यू क्या हुई थी, 0 प्रिंट किया था, फिर a की वैल्यू 1 हो गए थे, तो 1 प्रिंट हो गया था। फिर a की वैल्यू फिर से 1 थी, तो 1 प्रिंट हुआ था। फिर a की वैल्यू 2 हो गए थे, तो 2 प्रिंट हुआ था। a की वैल्यू 3 हो गए थे, 3 प्रिंट हुआ था। a की वैल्यू 5 हो गए थे, तो 5, 8 हो गए थे, तो 8। तो ये इस टाइप से प्रिंट होता, 0 1 1 2 3 5 8 इस टाइप से, और फिर हमारी सीरीज एंड हो गए थे, तो ये हमारा आउटपुट आ गया था। तो इस टाइप से हम फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम लिखते हैं। नाउ अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं, सी प्रोग्राम टू प्रिंट मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर। हम एक मेन्यू कैलकुलेटर बनाएंगे जिसके अंदर हम एक मेन्यू बनाएंगे और उसके अंदर हम चॉइस देंगे और उस चॉइस के अकॉर्डिंग हम हमारे कैलकुलेशन के प्रोग्राम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। नाउ इसके लिए हम सबसे पहले तो हमारा जो ड्राई रन है उसको रिमूव कर देते हैं। हम
इसको भी कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं इस बार। नाउ यहाँ पर भी हम इसको रिमूव कर देते हैं और हम लिख देते हैं सी प्रोग्राम टू प्रिंट मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ए नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, एक बी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। दो हम वेरिएबल ले लेते हैं एडिशन के लिए, हम num1 num2 भी ले सकते थे बट ए और भी ज़्यादा थोड़े सिंपल रहेंगे अभी के लिए। और एक हम चॉइस ले सकते हैं क्योंकि हमें चॉइस देना है। नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डू लेते हैं और डू के अंदर हम एक मेन्यू बनाते हैं printf, हम /n 1 डॉट ऐड कर देंगे, /n 2 डॉट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, /n हम नेक्स्ट लाइन के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे हम 3 डॉट मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे एंड एक हम 4th भी ले लेंगे जो हम एग्जिट के लिए ले लेंगे। नाउ इसके नेफ के अंदर हम क्या ले लेंगे, हमारे चॉइस को हम इनपुट करा लेंगे कि हमें कौन से मेन्यू पे क्लिक करना है, %d $choice। नाउ ये हमारे जो डू के अंदर का वर्क है, सिर्फ इतना ही हमें करना है डू के अंदर के जो हमारे इनपुट आउटपुट है उसके लिए। देन हम हमारी इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर हमारी चॉइस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुई, मतलब या तो 1 होनी चाहिए तो हमारी जो कंडीशन है वो चलेगी, या फिर हमारी जो चॉइस है वो लेस देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। मतलब अगर 1 हुई और 3 हुई तो हमारा जो भी कंडीशन होगी वो चलेगी, और अगर 4 हो जाएगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, हमारी एग्जिट कंडीशन रन हो जाएगी। और हम इसके अंदर क्या प्रिंट करा देते हैं, printf हम इसके अंदर ले लेते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हम इसके नेफ की हेल्प से यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ को प्रिंट करा लेते हैं %d %a एंड %b। ठीक है ना। अब हम देखो यहाँ पे हम स्विच का यूज़ करेंगे, हम स्विच स्टेटमेंट लेंगे। स्विच के अंदर हम हमारे चॉइस वेरिएबल को डाल देंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखते हैं वो हम चॉइस एक्सप्रेशन ले लेंगे। देन हम हमारे केसेस लिखेंगे। केस 1 में हम क्या करेंगे, अगर हमने केस 1 लिया है मतलब हमने एडिशन लिया है तो हम printf कर देंगे एडिशन इक्वल टू %d a प्लस b हम कर देंगे, और फिर हमारे इसको हम ब्रेक कर देंगे। सेम इसी टाइप से इसको भी हम नीचे लिख सकते हैं, बट ठीक है एक ही लाइन में हम कर देते हैं। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और हम इसको 3 बार और प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे अगर हमने केस 2 लिया तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम a माइनस b कर देंगे, और एक ए हमारे पास में है मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन भी, हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हम केस 3 ले लेते हैं। देखो ये जो चॉइस है ये 1, 2 और 3 के लिए ही वर्क कर रही है क्योंकि हमने इफ कंडीशन के अंदर इनको लिया है। ठीक है, और फिर इस जो हमारा जो डू वाइल लूप है इसके बाहर हमें कंडीशन लगा देंगे कि वाइल अगर हमारी जो चॉइस है वो नॉट इक्वल टू 4 रहेगी तब तक ही हमारा जो लूप है वो चलना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा। अगर हम इसको कंपाइल करके रन करें तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है, यहाँ पे हमने इसका यूज़ नहीं किया था, हमने कोटेशन का यूज़ यहाँ पे नहीं किया था ना। अब अगर हम इसे कंपाइल करके रन करें तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में सबसे पहले तो एक मेन्यू ओपन होगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है कंपाइल करने में क्योंकि प्रोग्राम भी हमारा थोड़ा सा बड़ा ही है इस बार। हाँ नाउ सबसे पहले हमारे पास में एक मेन्यू आएगा कि हमें क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एग्जिट। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी हमने मिसिंग कर दिए, हमने /n नहीं यूज़ किया था,
और लास्ट में भी हमें /n का ही यूज़ कर लेते हैं ना। अब अगर इसे अगेन कंपाइल करके रन करें, थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी हमें। देखो सब नई लाइन में आ गया है। हमें सबसे पहले चॉइस सिलेक्ट करना है कि हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या करना है या एग्जिट हो जाना है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे और भी केसेस ले सकते थे, हम पूरा कैलकुलेटर बना सकते थे। ये आप बना के देखना आगे के। यहाँ पे हम बहुत सारे ले सकते थे, जैसे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन लिए, ऐसे हम डिवीजन, रिमाइंडर, देन हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब भी ले सकते थे। उसके लिए हम यहाँ पे डिफरेंट केसेस और भी बढ़ा सकते थे। बस हमें यही करना था। और ये जो चॉइस हमने लिया है, ये नॉट इक्वल टू हमें क्या कर देना थी, जो हमारी एग्जिट वाला नंबर रहता वो हम लिख देते ना। अगर अभी के लिए मैं आपको दिखाऊं, सपोज मैं 2 करता हूं, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमें इससे सबसे पहले वो ए और बी की वैल्यू लेगा। सपोज मैंने ए की ले ली 10, बी की ले ली 5, तो हमारे पास में आउटपुट में क्या जाएगा, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 5। देन अगेन हमारा जो ये है क्या बोल सकते हैं हम, हमारा जो मेन्यू है वो अगेन ओपन हो जाएगा। हमारा मेन्यू तब तक ओपन रहेगा तब तक कि हमारी कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती। सपोज अब मैं 1 लेता हूँ तो हमारे पास में फिर नंबर मांगेगा। मैं 8 और 5 देता हूँ तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 30, फिर से मेन्यू ओपन हो जाएगा। सपोज एक बार मैं सब्ट्रैक्शन भी आपको करके दिखाता हूँ, हम 3 लेते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फिर से ए और बी की वैल्यू मैं 7 और 8 लेता हूँ, 7 8 सा 56। और अब अगर मैं 4 ले लूँगा तो हमारा जो वो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। नाउ अगर मैं एक बार और आपको दिखाऊं, अगर मैं डायरेक्ट इस बार 4 लूँगा तो हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट एंड हो जाएगा, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम वर्क करता है। अब इस प्रोग्राम का ड्राई रन कैसे हुआ ये आपको खुद करना है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो हमने ए और बी नाम के 2 वेरिएबल लिए हैं जिनका हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कराना है। एक हमने चॉइस नाम का वेरिएबल ले लिया है। देन हमने printf की हेल्प से एक मेन्यू बना लिया है और उस मेन्यू के अंदर हमने हमारी मर्जी की चॉइस ले ली है कि हमें 1 सिलेक्ट करना है, 2 सिलेक्ट करना है, 3 या 4 मेन्यू के अंदर कौन सा नंबर सिलेक्ट करना है। और उस चॉइस के अकॉर्डिंग हमने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारी चॉइस ग्रेटर देन 1 होती है और लेस देन 3 होती है तो फिर हमारे पास में ये वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्योंकि फिर यूजर हमसे 2 वैल्यू मांगेगा और उन 2 वैल्यू का हम इनपुट दे देंगे। इनपुट देने के बाद में फिर हमारी हम जो चॉइस सिलेक्ट करेंगे उस चॉइस के बेस पे हमारे इन तीनों केस में से एक कौन सा भी केस रन होगा। सपोज हमने 2 लिया है तो हमारा सेकेंड वाला केस रन हो जाएगा और सेकेंड वाले केस के अंदर जो भी प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा मेन्यू अगेन ओपन हो जाएगा, वापस हम डू के ऊपर आ जाएंगे। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वाइल के अंदर जो कंडीशन है वो हमारी यूज़ हो जाएगी, जो हम चॉइस है वो 4 ले लेंगे, तो फिर हमारा जो लूप है वो डू के अंदर नहीं जाते हुए एग्जिट हो जाएगा और हम मेन फंक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो यही इसका सीधा सा ड्राई रन हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप से प्रोग्राम्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डू वाइल लूप से रिलेटेड प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर ली है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो मैंने वाइल लूप से करवाए हैं और जो हमने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप के जो लेक्चर्स पढ़े थे उसके अंदर भी हमने 2-2, 3-3 प्रोग्राम्स को सॉल्व किए थे। तो उन प्रोग्राम्स को, इन सारे प्रोग्राम्स को वाइल लूप के अंदर मैंने जो प्रोग्राम्स कराए इन सबको आप डू वाइल से भी प्रैक्टिस कीजिए, वाइल लूप से भी प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी फाउंडेशन उतना ज़्यादा क्लियर होगा, आपके बेसिक्स उतने ज़्यादा क्लियर होंगे और आपका लॉजिक बिल्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रोंग होगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे जो कि एक अनदर लूप पे बेस्ड होंगे, जो कि है फॉर लूप। फॉर लूप हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लूप है। आपको फॉर लूप बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा फॉर लूप का ही यूज़ करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव फन। थैंक यू सो मच।